मैं अवदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान, जिसका आज एक नया इकाई हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और ये इकाई है साम्य, रासायनिक साम्य। ठीक है, साम्य मतलब होता है बराबर की अवस्था। ठीक, जब अभिकारक और उत्पाद जब क्या हो, दोनों की मात्रा स्थिर रहे तो साम्य अवस्था होता है। तो हम इस इकाई में जो है रासायनिक साम्य से रिलेटेड जो है बात करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक साम्य पढ़ने वाले हैं हम लोग। लेसन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो पढ़ते हुए चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें आपने जो है रासायनिक ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा था। और रासायनिक ऊष्मागतिकी में आपको बताया गया था ऊष्मागतिकी का मतलब होता है ऊष्मा में परिवर्तन। यही हमारा क्या होता है, ऊष्मागतिकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने बहुत सारे नियम पढ़े हैं, है ना। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम, द्वितीय नियम वगैरह वगैरह, इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम केवल क्या करते हैं, रासायनिक साम्य से रिलेटेड कुछ हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं, सामान्य परिचय करते हैं। सामान्य क्या करते हैं भाई, परिचय यहाँ पर कर लेते हैं। क्या होता है सामान्य परिचय, उसको हम लोग देखते हैं। तो वैसे आपको पता है कि कोई भी अभिक्रिया जब क्या होते जाता है, आपका होते जाते हैं, वैसे वैसे अभिकारक की जो सांद्रता होता है वो कम होते जाता है। अभिकारक क्या होता है भाई, अभिकारक मतलब होता है क्रिया में भाग लेने वाला। अभिकारक मतलब क्या होता है, क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, भाग लेने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, और उत्पाद क्या होता है, क्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, क्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, ठीक है, वाला पदार्थ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग दोनों को बोल दिए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभिकारक क्या होता है, जो क्रिया में भाग ले उसका अभिकारक, क्रिया के बाद जो बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। जैसे हम मान लो ए है और ये क्या है, बी है, ये हमारा क्या है, अभिकारक है। ये हमारा क्या है, अभिकारक है। और ये जब दोनों आपस में क्या कर जाता है, हमारा मिल जाता है, तो क्या बनाता है, ए बी बनाता है। ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो ये क्रिया के पहले है और ये क्रिया के क्या है, हमारा बाद है। तो यहीं पर आपको बोल रहा है कि समय के साथ जैसे जैसे क्या होता है, अभिक्रिया होते जाता है, अभिक्रिया होते जाता है, वैसे वैसे अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। अभिकारक की सांद्रता क्या होता है, हमारा कम, और उत्पाद की जो सांद्रता होता है वो क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। सांद्रता क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो आप देखें हैं कि जैसे घर में हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे चावल पका रहे हैं, तो आप देखते हैं धीरे धीरे जो चावल हम शुरू में क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए जब करते हैं तो चावल की मात्रा कम होते जाता है। कहने का मतलब जो है, चावल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, खाने लायक चीज़ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो खाने वाला चीज़ क्या है, हमारा उत्पाद है ना। और उससे पहले जो चावल था क्या है, अभिकारक है। तो जैसे जैसे क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, वैसे वैसे क्या होते जाता है, आपका जो अभिकारक की जो क्या होता है, आपका जो सांद्रता होते जाता है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और उत्पाद की सांद्रता क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा रासायनिक अभिक्रिया ये कहता है, या हमारा रसायन ये कहता है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, कोई भी जो क्या होता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। मतलब कुल मिला के हमारा पूरी तरीक़ा से अभिकारक जो होता है उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा कौन कहता है, हमारा रसायन कहता है, या ये कहा जाता है रसायन के द्वारा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। तो उस स्थिति को हम लोग सोच सकते हैं। फिलहाल तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी जो अभिकारक होता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो समय के साथ क्या होते जाता है, हमारा जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता कम होते जाता है और उत्पाद की सांद्रता क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और कभी भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। लेकिन एक स्थिति ऐसा आ जाता है कि अभिकारक की जो सांद्रता होता है उसमें और उत्पाद की जो सांद्रता होता है उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। और वही स्थिति आपका क्या कहलाता है, आपका साम्यावस्था कहलाता है, या साम्यावस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होते हैं, आपके परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात उसका मान क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो वह स्थिति आपका क्या कहलाता है, साम्यावस्था कहलाता है, साम्यावस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसको यहाँ से परिभाषा लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं भाई, तो
अभिक्रिया की वह अवस्था, यहाँ पर लिखते हैं अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता है ना। तो अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसका मान स्थिर रहता है, तो वह स्थिति साम्यावस्था कहलाता है। ये हम क्या कर सकते हैं, साम्यावस्था को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषित कर सकते हैं भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन अगर आपको देखने को न मिले, अर्थात उसका मान स्थिर रहे, तो वह स्थिति है आपकी क्या कहलाता है, साम्यावस्था कहलाता है, या साम्यावस्था के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता एक दूसरे में क्या होता है, आपका स्थिर रहता है, तो वो हमारा साम्यावस्था कहलाता है। या तो आप दूसरा तरीका से भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि साम्यावस्था वह स्थिति होता है जिसमें कुछ मापने योग्य गुण, जैसे कि हो गया ताप हो गया, दाब हो गया, है ना, आयतन हो गया, ये सब का मान क्या होता है, आपका स्थिर रहता है। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। तो साम्यावस्था को इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अथवा करके क्या लिख सकते हैं अथवा में, कि साम्यावस्था वह स्थिति होता है जिसमें समय के साथ मापने योग्य गुण जैसे ताप, दाब, है ना, सांद्रता आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा साम्यावस्था कहलाता है। तो आप साम्यावस्था को कई तरीक़ा से परिभाषित कर सकते हैं। आप पूरा लिखना चाहेंगे तो लिख देना भाई। हम जानते हैं कि जो भी अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या होते जाता है, कमी आते जाता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ते जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसे आता है कि अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होता है उनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, तो वो स्थिति आपका क्या कहलाता है, आपका साम्यावस्था कहलाता है। या ये बोल सकते हैं कि साम्यावस्था वह स्थिति होता है जिसमें, है ना, कोई मापने योग्य गुण जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं, साम्यावस्था कहा जाता है। तो इस तरीक़े से आप साम्यावस्था को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये जो साम्यावस्था होता है, इस साम्यावस्था को हम दो प्रकार से क्या करते हैं, वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। एक होता है भौतिक साम्य और एक होता है हमारा रासायनिक साम्य। तो ये जो भौतिक साम्य क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो हमारा साम्यावस्था स्थापित होता है उसे भौतिक साम्य कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो क्या होता है, हमारा जो परिवर्तन होता है उसे, है ना, या जो साम्यावस्था स्थापित होता है, रासायनिक परिवर्तन के वजह से जो साम्यावस्था स्थापित हो उसे रासायनिक साम्य, और भौतिक परिवर्तनों की वजह से जो साम्यावस्था स्थापित हो उसे हम लोग जो है भौतिक साम्य के नाम से जानते हैं। चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन के कारण, भौतिक परिवर्तन के कारण, है ना, होने वाली
साम्य अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक साम्य को भौतिक साम्य कहते हैं, भौतिक साम्य कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? रासायनिक परिवर्तन के कारण होने वाले साम्य अवस्था को क्या कहते हैं? रासायनिक साम्य कहते हैं, रासायनिक साम्य कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? इसको समझा सकते हैं। तो ये तो हो गया परिचय। किसका परिचय? रासायनिक साम्य और भौतिक साम्य या साम्य अवस्था क्या होता है, इसका परिचय हमने देख लिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं? आगे की ओर चलते हैं। आगे आपका दिया है भौतिक प्रक्रमों में साम्य। भौतिक प्रक्रमों में साम्य, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। भौतिक प्रक्रमों में साम्य की अगर हम बात करें तो भौतिक प्रक्रम में 3 ही प्रकार के तो एक भौतिक अवस्था होता है भाई, ठोस, द्रव और गैस। 3 प्रकार के क्या होता है हमारा? भौतिक अवस्था आपको क्या होता है? देखने को मिलता है। कौन कौन से? हमारा ठोस, द्रव, गैस। तो भौतिक अवस्था कितना है हमारा? एक होता है ठोस होता है, एक हमारा क्या होता है? द्रव होता है, और एक क्या होता है? हमारा गैस होता है। तो इन्हीं में हमको देखेंगे। जैसे ठोस से हमारा क्या होता है? हमारा जो द्रव हो सकता है, यहाँ पर द्रव और क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। यहाँ पर गैस और क्या हो सकता है? हमारा ठोस हो सकता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं में हम लोग क्या करने वाले हैं? साम्य अवस्था क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं कैसा है कैसा। तो भौतिक अवस्था मुख्यतः कितना होता है? 3 ही होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उन तीनों में क्या होता है? जो साम्य अवस्था पाया जाता है वही भौतिक प्रक्रमों में क्या होता है? साम्य अवस्था होता है। और उन अवस्थाओं को यहाँ पर जो है 1 by 1 करके क्या किया गया है? दिया गया है। थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है? समझना है और आपको जानना है कि क्या है कैसा है। वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है भाई, बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। पहला दिया है आपका ठोस और द्रव में साम्य अवस्था होता है। ठोस और जो द्रव होता है उसमें साम्य अवस्था तभी स्थापित होता है जब हम क्या करते हैं? ये जो हमारा ठोस होता है जिसे हम बर्फ़ बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या होता है? जो द्रव होता है, जो पानी होता है। तो इन दोनों जो अवस्था होता है, ठोस और द्रव जो होता है, उस स्थिति में जो क्या होता है? जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा डिग्री सेल्सियस है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उस 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ठोस पदार्थ होता है और जो क्या होता है? हमारा जो द्रव पदार्थ होता है, उन दोनों पदार्थों में क्या होता है? आपको साम्य अवस्था क्या होता है? आपको देखने को मिलता है। कितना डिग्री में? 0 डिग्री पर जो भी हमारा क्या होता है? जो ठोस और द्रव होता है उनमें आपको क्या होता है? ये स्थिति देखने को मिलता है। और उसी डिग्री पर वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से? द्रव और पानी। मतलब बर्फ़ और पानी जो होते हैं वो 0 डिग्री पर क्या होते हैं? साम्य अवस्था में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, बर्फ़ जल में परिवर्तन की दर जो होता है और जल के बर्फ़ में परिवर्तन की जो दर होता है, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो ठोस और जो द्रव पदार्थ होता है, ठोस और द्रव पदार्थ की बात करें तो ठोस और द्रव पदार्थ के बीच जो साम्य अवस्था होता है वो 0 डिग्री पर होता है। और 0 डिग्री पर ही क्या होता है? ठोस और जो द्रव होता है उन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? साम्य अवस्था पाया जाता है। और साम्य अवस्था ये स्थिति होता है कि जितना मात्रा में क्या होता है? आपका ठोस द्रव से बनता है, उतना ही ठोस क्या होता है? द्रव में परिवर्तित होते रहता है। तो ये स्थिति आपका ठोस द्रव साम्य अवस्था कहलाता है। आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो गर्मी के दिन होता है, जब कोई आदमी क्या करता है? जो बर्फ़ का सिली होता है, उस बर्फ़ के सिली को जब साइकिल में पकड़ के जब क्या करता है? ले जाता है, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? इस प्रकार से बोरा जो होता है उस बोरा को लपेट दे रहता है और उसको ले करके क्या करता है? जाता है। तो उस स्थिति में आपको साम्य अवस्था दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो क्या होता है? आपका जो बोरा होता है वो 0 डिग्री को मेंटेन करके रखता है। और वहाँ पर क्या होता है? आपका जितना जो बर्फ़ होता है पानी में बदलता है, उतना ही पानी बर्फ़ में क्या होता है? बदलता रहता है। मतलब दोनों के बीच क्या होता है? साम्य अवस्था रहता है। और वो जो साम्य अवस्था होता है वो 0 डिग्री पर क्या होता है? ठोस और द्रव में क्या होता है? आपको देखने को मिलता है। तो इसमें इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। द्रव और गैस में हम क्या देखते हैं? थोड़ा सा साम्य अवस्था देखते हैं।
उसके बाद ठोस और गैस में हम क्या देखेंगे, साम्यावस्था देखेंगे। तो पहले किस में देखते हैं हम लोग, जो है द्रव और गैस में हम क्या करते हैं, साम्यावस्था देखते हैं। आपने जो है जो गांव में क्या होता है, हमारा जो थम्स अप पीते हैं, उसके अलावा आपका स्प्राइट पीते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो हमारा जो बॉटल होता है ना, कोका कोला का बॉटल बोल सकते हैं, या आपका जो भी थम्स अप या स्प्राइट पीते हैं उसकी बातल बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कौन सा होता है हमारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बोतल के अंदर जो है उच्च दाब पर, कौन सा दाब पर, उच्च दाब पर क्या किया जाता है आपका, उनको उस बोतल के अंदर जो है जल के साथ जो है आपका जो है बंद किया जाता है, और जैसे ही बोतल का ढक्कन क्या किया जाता है वहाँ से खोला जाता है, तो साम्यावस्था को क्या करने के लिए, बनाने के लिए वहाँ से गैस तेज़ी से क्या करता है आपका बाहर निकलता है और वायुमंडल की ओर क्या करने लगता है, भगने लगता है, और तब तक वो बाहर निकलता रहता है जब तक कि जो है वो बॉटल के अंदर का जो गैस है और वायुमंडलीय जो दाब है उन दोनों का मान बराबर नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका, आपको साम्यावस्था देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि द्रव गैस जो साम्यावस्था होता है, तो उसको बताया गया है कि जो भी हमारा सोडा वाटर होता है, उस सोडा वाटर का जो बोतल होता है, उस बोतल के अंदर क्या किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, उस गैस को उच्च दाब पर क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही सोडा वाटर को या सोडा वाटर को जब क्या किया जाता है, खोला जाता है, तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वहाँ तेज़ी से क्या होता है आपका बाहर निकलता है, और तेज़ी के साथ वो तब तक बाहर निकलता है जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मतलब उस बॉटल के अंदर का जो दाब है और वायुमंडलीय दाब जो होता है उनमें बराबर न हो जाए, तब तक वो बाहर निकलता रहता है। और यहाँ पर जो द्रव गैस का जो साम्यावस्था है या जो गैसों का जो दाब होता है उसका जो अध्ययन है, वो एक नियम है हमारा, हेनरी का जो नियम है उसके द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। तो एक हमारा कौन सा नियम है भाई, हमारा हेनरी नियम है। ये हेनरी के द्वारा ही ये जो भी गैस से संबंधित, द्रव और गैस से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको समझाया गया है, जिसको हेनरी नियम के नाम से जाना जाता है। और हेनरी ये कहता है कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, यहाँ पर लिख सकते हैं एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में, विलायक के निश्चित मात्रा में, विलायक के निश्चित मात्रा में विलेय गैस की मात्रा, निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में विलेय गैस की मात्रा, निश्चित मात्रा में विलेय गैस की मात्रा, विलेय गैस की मात्रा विलयन के ऊपर, विलयन के ऊपर ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है ना। इसी को क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम क्या होता है, ये उच्च दाब से रिलेटेड जो भी नियम दिया गया है वो हेनरी के द्वारा दिया गया है। और ये जो गैस और द्रव के जो साम्यावस्था होता है वो उच्च दाब पर आधारित है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि जो सोडा वाटर का जो बोतल होता है उस बोतल पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसको उच्च दाब पर क्या किया जाता है, पैक किया जाता है ना, और पैक करके उसको रखा जाता है। और जैसे ही हम पीने के लिए उसको क्या करते हैं, खोलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तब तक क्या होते रहता है, यहाँ से बाहर निकलते रहता है जब तक कि उनके और वायुमंडल के बीच जो है साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाता है। और इस प्रकार से जो दाब से संबंधित, गैसों का जो दाब से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको कहाँ से समझा जाता है, हमारा हेनरी के नियम से समझा जाता है। और हेनरी क्या बोलता है कि कोई भी क्या होता है, हमारा एक ताप होता है जो कि निश्चित होता है, उस निश्चित ताप पर ये हमारा क्या होता है, विलायक है हमारा। विलायक क्या होता है हमारा भाई, जैसे सोडा वाटर एक विलायक है, तो इस पर, इस विलायक पर एक निश्चित ताप पर, कौन सा हमारा, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर नहीं बोल सकते हैं, निश्चित दाब पर, है ना, निश्चित ताप पर जो भी हमारा क्या करते हैं, इसमें जो गैस होता है, जब उस गैस को क्या किया जाता है, इसमें पैक किया जाता है, तो कुछ गैस क्या हो जाता है, यहाँ पर इस विलायक के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, या हेनरी ये कह रहा है कि जब क्या किया जाता है आपका,
ये हमारा क्या होता है, बोतल है जिसमें हमारा सोडा वाटर रखा है। वैसे तो देखा जाए तो गैस जो है अपने आप जो है पानी के साथ नहीं घुलता है, लेकिन जैसे ही उसको ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, बोतल के अंदर क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, तो अधिक प्रेशर पर, उच्च दाब पर, कौन सा दाब पर, उच्च दाब पर वो जो गैस होता है वो गैस क्या हो जाता है, पानी के साथ कुछ मात्रा में घुल जाता है। तो कुछ गैस जो होता है वो पानी में घुल जाता है और कुछ जो गैस होता है वो यहाँ पर क्या करता है, वो जो बोतल के ऊपर क्या होता है, जो विलयन में घुला हुआ गैस रहता है वो, और विलयन के ऊपर जो गैस रहता है वो दोनों क्या होता है, एक आपका साम्यावस्था में क्या होता है, पाया जाता है। और उस विलयन के ऊपर जो भी गैस रहता है वो आपका क्या करता है, नीचे जो विलयन होता है उस पर एक दाब लगाता है, और वो दोनों दाब क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। मतलब विलयन में घुला हुआ जो गैस होता है वो भी एक दाब लगाता रहता है, और उस विलयन के ऊपर जो क्या होता है, हमारा जो गैस होता है वो भी उस पर क्या करता है, दाब लगाता है, और दोनों साम्यावस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो हेनरी है, वो हेनरी ने क्या दिया है, आपका नियम दिया है, जिस हेनरी के नियम को इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, जिसमें बोला गया है कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय गैस की जो मात्रा है वो विलयन के ऊपर जो गैस के दाब के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। और इसके लिए एक छोटा सा व्यंजक भी क्या किया जाता है, यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है कि यहाँ पर जो भी क्या होता है, एक निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय गैस का द्रव्यमान मान लो क्या है, हमारा m है, और उसके ऊपर उपस्थित जो गैस है उसका जो दाब है p है। तो उसको जो है कैसे दर्शाया जा सकता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, विलायक के निश्चित मात्रा में, विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए, विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए गैसों का द्रव्यमान यदि क्या है, हमारा m है, और विलयन के ऊपर उपस्थित गैस का दाब यदि क्या है, हमारा P है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, m समानुपाती P लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि विलेय गैस का द्रव्यमान क्या है हमारा, वो विलयन में है, और ऊपर में जो गैस उस पर क्या कर रहा है, हमारा जो एक प्रकार से दाब डाल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती जैसे ही हटता है एक कांस्टेंट क्या आ जाता है, हमारा K आ जाता है, और ये हमारा P हो जाता है। K क्या होता है, हमारा हेनरी का स्थिरांक होता है, हेनरी का क्या होता है, हमारा ये स्थिरांक होता है। तो इस तरीक़ा से एक स्थिरांक आ जाता है। यदि K को यहीं पर रख दिया जाता है तो m अपान क्या हो जाता है, P हो जाता है, और अंततः हमको एक छोटा सा क्या हो जाता है, व्यंजक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से हेनरी के नियम को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। यहाँ पर हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी होता है ना, या हम लोग बोल सकते हैं उनका सीमा तो नहीं बोल सकते हैं, अनुप्रयोग ही होता है, या सीमा बोल सकते हैं हम लोग। तो हेनरी के जो नियम हैं इनसे कुछ दिया गया है, हमारा हेनरी के जो नियम हैं, है ना, की सीमाएं बोल सकता है ना, की सीमाएं कहा जा सकता है। तो हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी होता है, और पहला सीमा ये होता है कि हेनरी का जो भी नियम होता है वो केवल आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेनरी का नियम केवल किसके लिए भाई, आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है, आदर्श गैस के लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो हेनरी का नियम होता है वह गैस जो विलायक के साथ घुल जाता है या वह गैस जो विलायक के साथ क्रिया कर लेता है उसके लिए लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम है ना, उनमें लागू नहीं होता है, उन गैसों में लागू नहीं होता है, उन गैसों में लागू नहीं होता है जिसमें, है ना, विलायक और गैस आपस में क्रिया कर लेते हैं। जैसे अमोनिया गैस है, पानी के साथ जैसे ही हम मिलाते हैं
पानी के साथ एक हाइड्रोजन को ये अपने ओर ले लेता है और NH4OH बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, मतलब यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से गैस और जो द्रव है उनके साम्यावस्था को इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये एक और हो गया। अब ठोस और गैस में साम्यावस्था, ठोस और क्या होता है हमारा जो गैस होता है उनमें हम क्या कर सकते हैं, साम्यावस्था क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कोई जो ठोस होता है और जो गैस होता है उनमें साम्यावस्था होता है। जैसे आपने ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है हमारा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होता है जिसमें हमारा जो ठोस होता है वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, हमारा गैस जो होता है उस गैस में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यदि हम क्या करते हैं, इस क्रिया को अगर हम बंद पात्र में कराते हैं, है ना, ऊर्ध्वपातन की क्रिया को अगर हम किस में करते हैं, बंद पात्र में कराते हैं, तो बंद पात्र में कराने से क्या होता है आपका, वो जो है आपका ठोस और गैस के बीच एक स्थिति ऐसे आता है कि दोनों के मध्य क्या हो जाता है, साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। मान लो हम लोग एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम लोग जो है एक ठोस पदार्थ, मान लो कपूर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है गर्म करते हैं। तो ये कपूर पहले क्या बनाता है, हमारा गैस बना लेता है। कपूर क्या बनाता है, गैस बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर हम बंद पात्र में करा रहे हैं तो जितना गैस बनता है वो पुनः क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। फिर ठोस जो है क्या बनाता है, गैस बनाता है। फिर जो गैस होता है ठोस में परिवर्तित हो जाता है और एक स्थिति आता है कि दोनों के मध्य क्या हो जाता है, आपका साम्यावस्था क्या होता है, देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में जो साम्यावस्था होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस गैस साम्यावस्था होता है, या ठोस गैस साम्यावस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें भी कोई खास नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, वो है ठोस एवं उसके विलयन के मध्य साम्यावस्था। ठोस एवं उसके विलयन के मध्य साम्यावस्था क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्या लेते हैं हम लोग, पात्र लेते हैं। इस पात्र में हम लोग थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या, चलो आधा गिलास क्या ले लिए हम लोग, पानी ले लिए, H2O ले लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, शक्कर घोलना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या घोल दिए हम लोग, शक्कर घोल दिए, शुगर घोलते हैं। तो शुगर क्या होता है, जैसे 1 चम्मच शक्कर डालते हैं घुल जाता है, 2 चम्मच शक्कर डालते हैं घुल जाता है, 3 चम्मच शक्कर डालते हैं घुल जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब चौथा चम्मच शक्कर डालते हैं तो घुलने के बजाय वो क्या करता है, नीचे यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका तली पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो वो जो चौथा चम्मच शक्कर से पहले हम लोग जो 3 चम्मच शक्कर डाले हैं, वो जो हमारा 3 चम्मच शक्कर युक्त जो विलयन बनता है, उस विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं उसको, संतृप्त विलयन कहा जाता है। और जो चौथा चम्मच शक्कर डाले हैं, है ना, जो कि नीचे तली पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो जो नीचे तली पर जो हमारा क्या होता है, हमारा जो शक्कर के कण बैठा है वो, और विलयन में जो क्या होता है, हमारा जो शक्कर के कण उपस्थित होता है वो, उन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, साम्यावस्था क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं उसमें जो घुल भी रहा है और फिर टूट रहा है, फिर घुल रहा है, फिर टूट रहा है, मतलब जितना आपको दिख रहा है वो घुल भी रहा है, फिर बन रहा है, फिर घुल रहा है, फिर बन रहा है, और दोनों के मध्य क्या हो जाता है, आपका साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। तो उस स्थिति में भी साम्यावस्था आपको देखने को मिलता है, या आप वहाँ पर मान सकते हैं कि हाँ उनमें साम्यावस्था पाया जाता है। तो ये भी उतना वो नहीं है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और एक लास्ट ये है हमारा, गैस और उनके द्रव विलयन के मध्य साम्यावस्था भी क्या होता है, पाया जाता है। हेनरी के नियम की सीमा हम क्या कर चुके हैं, अभी देख चुके हैं, बता चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसको फिर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। चलिए अब हम चलते हैं आगे, भौतिक प्रक्रमों में साम्य, है ना, और थोड़ा सा सामान्य अभिलक्षण देखते हैं कि भौतिक प्रक्रमों में कौन सा हमारा क्या होता है, आपका सामान्य लक्षण क्या होता है, पाया जाता है। तो भौतिक प्रक्रमों में आपको तो पहला ये है कि जो भी साम्यावस्था होता है उस साम्यावस्था में जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है उनके सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहला लक्षण ये है कि जो हमारा क्या होता है, जो भी
भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था हो या जो भी साम्यावस्था होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कुछ मापने योग्य गुण, है ना, साम्यावस्था में है ना, मापने योग्य गुण जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी तो लक्षण ही है भाई। तीसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जो द्रव और ठोस होता है तो ठोस और द्रव में साम्यावस्था है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0 डिग्री ताप पर होता है। इस तरीक़ा से बता सकते हैं और लिख सकते हैं ठोस, और ये हमारा हो जाता है आपका द्रव। ये सब पूछता नहीं है भाई, फिर भी कर रहे हैं। चौथा नंबर अगर हम बात करें तो चौथा नंबर क्या होता है, साम्यावस्था को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। साम्यावस्था को निम्न प्रकार से है ना दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या कर लेते हैं, NaCl ले लेते हैं तो NaCl हो गया, जब ये हमारा टूटेगा तो क्या बनाएगा Na+ और Cl-। तो ये इस प्रकार से प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ लक्षण आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग रासायनिक साम्य, किसके पास चलते हैं, रासायनिक साम्य। ये जो रासायनिक साम्य होता है, अगर इसकी बात करें तो रासायनिक साम्य क्या होता है भाई, तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जब होता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में क्या हो जाता है, जब समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक साम्य कहलाता है। और यहाँ पर ये रासायनिक साम्य है उसको 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होता है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको आपको एक बार क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है। पहले हम किसके पास चलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के पास चलते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है भाई, वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है वो जो है उत्पाद में क्या हो जाता है, पूर्णतः क्या हो जाता है, हमारा परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जो एक दिशा में चलता है ना, उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं होता है, तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ये 10वीं क्लास का है, तो लिख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक है ना उत्पाद में परिवर्तित होता है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, लेकिन उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है, अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात अभिक्रिया केवल एक दिशा में होता है ना, केवल एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ये सब 10वीं क्लास का है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है,
तो इस तरीक़ा से आप अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को बता सकते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है भाई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक उत्पाद बनाता है लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनता है, अर्थात अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलता है, मतलब अभिकारक से क्या होता है, उत्पाद ही बनता है। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कौन कौन सा अभिक्रिया है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आता है। जैसे हमारा दिया है AgNO3 है ना, Ag, और एक दिया हमारा NO3 सिल्वर नाइट्रेट, और एक दिया है सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसको क्रिया कराते हैं तो ये प्लस माइनस होता है, हमारा प्लस माइनस ले सकते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है, हमारा माइनस है। अब दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, पकड़ के निकाल देते हैं। ये क्या हो जाता है, हमारा AgCl हो जाता है, और Na क्या हो जाता है, आपका NO3 हो जाता है। इसका नाम क्या होता है भाई? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। और इसको तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो वह अभिक्रिया जो केवल क्या होता है, एक ही दिशा में चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, है ना। मतलब अग्र अभिक्रिया में ही चलता है, एक दिशा में ही चलता है, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है भाई? जो दोनों दिशा में चलता है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। तो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित होता है, अर्थात होता है, अर्थात अभिक्रियाएं दोनों दिशा में चलती है, दोनों दिशा मतलब अग्र और पश्च, अग्र एवं पश्च दोनों दिशा में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण यहाँ से लिखी जा सकती है भाई, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या होती है, जब टूट जाती है ये बनाती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और पुनः दोनों मिल करके क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, पुनः जोड़ के क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दोनों तरफ तक चल रहा है, देखो, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से पुनः अभिकारक, तो इसलिए इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे N2 + 3H2 रिवर्सिबल होता है हमारा, ये हो जाता है 2NH3, ये अमोनिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया। तो अमोनिया बन रहा है कहाँ से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, लेकिन पुनः अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बदल जा रहा है। तो ये अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें आपका अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और एक दिशा में चलता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इस तरीक़ा से आप दोनों अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और ये आपको क्वेश्चन के तौर पर पेपर में भी आपके 11वीं क्लास में पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं भाई।